नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। गर्भित बकरी और उनके मेमनों की देखरेख, नींबू की बागवानी करके किसान कमाए अच्छा लाभ। बकरी पालन हर तरीके से मुनाफे का व्यवसाय है। बकरी पालन में न सिर्फ शुरुआती निवेश बहुत कम होता है, बल्कि बकरियों की देखरेख और उनके चारे पानी का खर्च भी बहुत कम होता है। लेकिन बकरी पालन को सफल बनाने के लिए गर्भित बकरियों और उनके मेमनों की उचित देखरेख करना जरूरी है, तभी आपको इस व्यवसाय से अधिक मुनाफा होगा। तो आप कैसे करें मेमनों का प्रबंधन, इसकी जानकारी लेते हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर SK श्रीवास्तव से। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक बकरी पालन, विशेष करके गर्भवती जो बकरियां होती हैं उनकी समुचित देखभाल कि बकरियों की औसत उम्र लगभग 12 वर्ष होती है। लगभग 1.5 माह, अब 1.5 साल की उम्र में वो तैयार हो जाती हैं प्रजनन के लिए और गर्भ धारण करने के लिए। खास बात यह है कि जो बच्चे जनवरी से अप्रैल के बीच में पैदा होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और उनकी तुलना में अगस्त और नवंबर के महीने में बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। तो इसी प्रकार से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें गर्भवती बकरियों के आहार के बारे में, तो गर्भवती बकरियों के लिए आहार खासतौर से ध्यान देंगे कि अंतिम जो 6-7 सप्ताह है उसमें हमको विशेष तौर से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बड़ी बकरियों के लिए जो दाना देते हैं, जीवन निर्वाह के लिए राशन देंगे लगभग 250 ग्राम प्रति 50 किलो के उसके वजन पर। उत्पादन राशन देंगे 450 ग्राम प्रति 2.5 किलो दूध के उत्पादन पर। तो गर्भवती उसमें जो है अंतिम 2 माह के गर्भकाल में लगभग 200 ग्राम प्रतिदिन हमको एक्स्ट्रा अलाउंस देना पड़ेगा। और इसमें इसके साथ में उनमें उनके लिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, नमक का मिश्रण जो है चाटने के लिए उनको देंगे। और इनकी साथ में हरी पत्तियों के अलावा लगभग 400 से 500 ग्राम के आसपास दाना मिक्सचर भी इनको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि जब आखिरी दिन आते हैं बच्चे देने के, तो उस समय हम बाकी जो भीड़ में से जो बकरियां हैं उनसे अलग करके इसके लिए अलग बिछावन और अलग अलग व्यवस्था करें। किसान भाइयों, बकरियों की प्रजनन क्षमता बहुत होती है। बकरी करीबन 1.5 साल की उम्र में ही बच्चा प्रजनन करने की क्षमता रखती है और 6 से 7 महीनों के अंदर उनका जन्म हो जाता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 या कभी-कभी उससे अधिक बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन इनके नवजात मेमनों की उचित देखरेख नहीं करने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है। बकरियों की देखभाल के लिए हमको मुख्य रूप से जो बिंदु और भी ध्यान में रखने लायक है कि उनका बिछावन बहुत अच्छा हो, सॉफ्ट हो, ताकि बच्चा देने पर ना तो उसके मेमने को, ना उसके खुद माता को और ना ही उनके थनों को कोई नुकसान पहुंचाने पाए। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, बच्चा अलग करके उसके नाक से और मुंह से जो म्यूकस है उसको हल्के साफ हाथों से उसको पोंछ दें, साफ कपड़े से पोंछ दें। और यदि उसमें सांस लेने की दिक्कत हो रही है, थोड़ा मालिश करके जब खड़ा करेंगे तो उसमें अच्छे से उसमें स्फूर्ति का संचार जल्दी होता है। हमारे जो मेमने हैं उनमें नाल काटना, कई बार गलतफहमी में पशुपालक किसी भी गंदी नुकीली चीज़ों से काट देते हैं, उसके लिए हमको बचाव रखना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी कैंची या फिर नई ब्लेड से उसका नाड़ा काटें, ताकि उसमें किसी तरह का संक्रमण न रुके। और साथ में उसमें आयोडीन, टिंचर आयोडीन या टिंचर बेंजोइन लगा दें और हर दूसरे तीसरे दिन उसमें टिंचर आयोडीन लगाते रहें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही मेमना आता है, 1-1.5 घंटे के अंदर माता का
प्रथम दूध जो कोलेस्ट्रम कहलाता है वह पिलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए कभी कभी बच्चा खड़ा नहीं होता है तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रशिक्षण देने पर वह अपनी माता के थन की तरफ बढ़ता है और दूध लेने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ भी खड़े होने के लायक की स्थिति में नहीं होती है, तो उसमें आपको अतिरिक्त प्रयास करके माँ को खड़ा करके उसको दूध पिलाने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि आंवर सही समय पे नहीं गिराती है बकरी, तो उसमें आप कभी भी अपने हाथों से आंवर खींचने की जोर जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। किसी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक की मदद से उसमें बाहर निकलवाएं जेर, और उसमें दवाएं वगैरह प्रॉपर उसमें बच्चेदानी में दवा वगैरह रखवाएं। 1 सप्ताह के बाद में मेमनों को दूध पिलाने का समय दिन में 3 बार निर्धारित कर देना चाहिए और शुरुआती दाना देना शुरू कर देना चाहिए, जिसे क्रीपर राशन कहते हैं। इस आहार को बनाने के लिए मकई का दर्रा, 32% मूंगफली खल्ली, 35% गेहूं चोकर, 20% मिनरल पाउडर, 2.5% नमक, 0.5% और फिश मील 10% को अच्छी तरह से मिलाकर दाना मिश्रण तैयार कर बकरी के मेमनों को उनकी उम्र और वजन के अनुसार 15 से 60 ग्राम मात्रा प्रति मेमने को 7 महीने की उम्र से 3 महीने की उम्र तक खिलाना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक बढ़वार अच्छी हो सके। चाहे गर्भवती बकरियां हों या उनके पैदा हुए मेमने हों, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए उनके स्वास्थ्य पे। साफ़ सफाई अच्छी हो, उनका खाद्य और पानी साफ़ सुथरा हो, उनकी आवास प्रबंधन अच्छे हो। जो मेमने हैं उनका समय पर कृमिनाशक दवा दिए जाने का भी कार्य बहुत आवश्यक होता है। तो उसमें आपको पहले उसमें 15 दिन में, उसके बाद 3 माह की उम्र तक हर 15 दिन में जो कृमिनाशक दवा है वो देना पड़ेगा, और 3 से 6 माह की उम्र तक हर महीने, और 6 महीने के बाद आपको हर दूसरे या तीसरे महीने कृमिनाशक दवाएं आपको पशु चिकित्सक के सलाह पर अपने मेमने को देना पड़ेगा। कुछ विषाणु जनित बीमारियां होती हैं, जैसे PPR है, मुंह पका खुरपका है, उसकी रोकथाम के लिए हमको टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। नहीं तो ये अधिकतर हमारे जो बकरी पालक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं बीमारियों से होता है। तो उसकी जो टीकाकरण तालिका है, जैसा शेड्यूल है, उसके अनुसार हमको इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान दिन प्रतिदिन फलों की बागवानी की तरफ बढ़ता जा रहा है, और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें नींबू की, तो हमारे जिन बागवान भाइयों ने इसकी बागवानी की है तो उनसे गुणवत्ता युक्त अधिक फल उत्पादन के लिए इस समय बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर प्रवीण गुर्जर से। नींबू चूँकि उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ आपका नींबू लगा है और जब इसके ऊपर सूर्य हो, और सूर्य जब ठीक पेड़ के ऊपर हो और जहाँ तक उसकी छाया फैली हो, उस जगह पर आपको खरपतवारों को नहीं उगने देना है। और यदि खरपतवार हैं तो आप उन्हें जरूर हटा दें। कि जहाँ पौधों के बीच में जो जगह, वहाँ पर आप ट्रैक्टर, छोटे जो मिनी ट्रैक्टर, उनको चला के उसके खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, कभी कभी यदि, चूँकि इस समय तो वर्षा का समय चल रहा है, यदि वर्षा नहीं होती है उस परिस्थितियों में टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से इसमें सिंचाई जरूर करें।
क्योंकि यदि आपने सिंचाई नहीं की बहुत दिनों तक और एकदम वर्षा हुई तो ऐसी परिस्थितियों में आपके जो फल हैं उनकी फटने की संभावना होती है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि लगातार आपके फल पौधों पर पानी मिलना चाहिए, लगातार नमी रहना चाहिए पर्याप्त, जिससे पौधों को विकास करने में और अधिकतम उत्पादन देने में कोई दिक्कत ना हो। नींबू की खेती में 1 एकड़ में करीब 300 पौधे लगाए जाते हैं। नींबू का पौधा तीसरे साल से फल देने लगता है, लेकिन गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए नींबू के पौधों में 1 साल में 3 बार खाद और उर्वरक दिया जाता है। आमतौर पर फरवरी, जून और सितंबर के महीने में ही नींबू में खाद डाला जाता है। इसलिए आप सितंबर के महीने में नींबू के बगीचे में पोषक तत्व प्रबंधन करें। आपका जो नींबू फलों का बाग है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें हमारे किसान भाई कि 6 यदि वर्ष का यदि फल वृक्ष है तो कम से कम 20 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद और लगभग आपको 600 से 700 ग्राम यूरिया और लगभग 400 से 500 ग्राम आपको स्पुर और लगभग 300 से लेकर 400 ग्राम पोटास और 200 से 250 ग्राम फेरस सल्फेट आपको जरूर मिलाना है। समय समय पर आप जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि हमने देखा है कि यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और चाहे स्पुर की कमी हो चाहे पोटास की कमी हो, वो निश्चित रूप से आपके फलों के उत्पादन पर एक बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि आपको इनमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने हैं। किसान भाइयों, नींबू के पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कई कीड़े और बीमारियां हैं, इसलिए समय समय पर नींबू के पेड़ों की कटाई छटाई करना अनिवार्य है। नींबू की सूखी और रोगग्रस्त पत्तियों और टहनियों को काट कर नष्ट कर दें और इस समय नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोग का नियंत्रण भी करें। किसान भाइयों, नींबू के जो वृक्ष हैं उनमें विशेष रूप से आपने रोग देखा होगा जो कैंकर नाम का रोग आता है। इससे उनकी तनों पर एक उभरी हुई चीजें, उभरी हुआ एक संरचना बनती है और कभी कभी हमने देखा है कि फफोलों जैसे इनके फल पौधों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। यदि कैंकर रोग होता है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको विशेष रूप से जो टहनियाँ या फल या पत्तियाँ इस रोग से प्रभावित हैं उनको आप सिकेटियर से काट के हटा दें, नष्ट कर दें। दूसरा, काटने के पश्चात बोडो पेस्ट का इसमें विशेष रूप से प्रयोग करें। इसकी जमीन से यानी भूमि की सतह से लगभग पौधे के 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक इसको अच्छी तरह से इस पर पुताई कर दें और जो भाग प्रभावित है जहाँ से आपने कटिंग की है उनकी भी आप पुताई कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में फंगस का इसमें प्रकोप नहीं होगा, फंगस से पौधे प्रभावित नहीं होंगे और दूसरा आपको अच्छी गुणवत्ता के फल आपको प्राप्त होंगे। दूसरा किसान भाइयों, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कीट आने वाला है या कीटों से नुकसान हो रहा है, उस परिस्थिति में जैविक कीटनाशी विशेष रूप से आप नीम तेल 8 से 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर अच्छी तरह से इसमें समय समय पर आप स्प्रे करते रहेंगे, छिड़काव करते रहेंगे तो कीटों का भी प्रकोप नहीं होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे आप अधिकतम हमारे नींबू फलों का उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। पीला मोज़ेक वायरस रोगों के संचरण के वाहक सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए निवारण उपायों के रूप में क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पीले चिपचिपा जाल स्थापित करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कीटनाशक या शाकनाशी का छिड़काव करते समय अनुशंसित मात्रा में पानी का उपयोग करें। अगर नेपसेक स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टेयर और पावर स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी का उपयोग करें। किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि विभिन्न स्थानों पर बर्ड पर्च स्थापित करें, जिससे परभक्षी पक्षी के बैठने की व्यवस्था हो सके जो पत्ती खाने वाले कैटरपिलर को खाते हैं। जैविक सोयाबीन उत्पादन के मामले में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डिफोलिएटर जैसे सेमिलूपर, तंबाकू कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए वेसिलस थुरिंजियंसिस या बिवेरिया बेसियाना या नोमुरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। तंबाकू की सुंडी और चने की फली छेदक के प्रबंधन के लिए किसानों को कीट विशिष्ट फेरोमोन ट्रैप लगाने और NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन कीटों के खिलाफ इमामेक्टिन बेंजोएट 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग भी प्रभावी है। किसान भाई वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। फलों में आम, नींबू और अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई शीघ्र पूर्ण करें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दोताई, जिला सागर के कृषक युगल शर्मा ने। ये अश्वगंधा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो युगल शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि ये मौसम अभी मानसून का चलने वाला है और इसमें आपको मैं आज अश्वगंधा के बारे में, अश्वगंधा की खेती के बारे में अवगत करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा एक बहुत ही ज़्यादा और अच्छा व्यावसायिक महत्व का औषधीय क्रॉप है और इसमें अश्वगंधा की जो जड़ होते हैं वो अनेकानेक उत्पाद बनाने के लिए काफी उपयोगी हैं। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा है। सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अश्वगंधा ही है।
अगर लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो तनाव और चिंता को दूर करने में अश्वगंधा को सबसे फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा के कई तरह के इस्तेमाल के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अश्वगंधा की खेती कर किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती के मुकाबले 50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी कैसे खेती की जाए और किस प्रकार से आप आमदनी इससे व्यावसायिक खेती का लाभ ले सके, तो इसके लिए मैं प्रारंभ करता हूं कि जो वैरायटी आप अश्वगंधा की अभी रिलीज की गई है सरकारी संस्थानों के द्वारा, उसमें से सीमेप का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ का, सीमेप का पोसीता, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। उसके बाद रक्षिता भी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चयन कर सकते हैं। इसकी उन्नत किस्मों में जवाहर अश्वगंधा 20, WS10 और WS134 का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इन किस्मों से लगभग 6 से 8 कुंतल प्रति हेक्टेयर जड़ों का उत्पादन होता है। नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम और छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती के लिए दोमट जो मिट्टी है वो आवश्यक होती है, जिसके pH कम से कम 7.5 से ज़्यादा थोड़ा हो तब भी आपके काम का होगा। और इस प्रकार से आपको 5 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके लिए कम से कम इसके बीज की आवश्यकता होती है। अश्वगंधा की खेती करने से पहले इसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर ले। पहली जुताई के बाद 15 से 18 गाड़ी पुराने गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दे। इसके बाद खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करे। वही भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। इसके बाद रोपाई के लिए खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों को तैयार कर ले। अब ये क्या है कि बरसात में इसको आप लगा सकते हैं, अगस्त सितंबर में तक में भी आप इसकी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको बेड बनाने की ज़रूरत है। और बेड में आपकी जब सीडलिंग 35 से 40 दिन के बीच जब ये तैयार हो जाता है सीडलिंग, तो उसका आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। अब जो पौधे कितने आवश्यक होंगे आप इसके लिए, तो यह उसकी जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। साधारणतया 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे आप लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर 60 और 30, कहीं कहीं पर 60 और 40, इस प्रकार से स्पेसिंग जो सेंटीमीटर की है वो दर्शाया गया है। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वही बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके। इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। मैं फिर से बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का अगर आप वैसे कीटनाशक या वैसे कोई खरपतवार नाशी केमिकल का प्रयोग करते हैं तो जो ऑर्गेनिक या जैविक खेती की परिकल्पना को आघात भी पहुंचता है। दूसरी बात है जो इसके जड़ हैं, जड़ को आप इसकी हार्वेस्टिंग मई के महीने में आप कर सकते हैं और उस समय तक ये फसल मैच्योर हो जाता है। और इसकी जड़ को पहले निकालने के बाद ज़मीन से पूरी तरह से आपको साफ करना होता है ताकि मिट्टी के कोई भी अंश या कोई बाह्य अवयव के कण इसमें ना हो। तो इसका आप खासा ख्याल रखें। फिर इसके बाद इसे जड़ को सुखा लेना चाहिए। यह आपके लिए एक बहुत ही उत्तम कोटि का फसल है और अश्वगंधा से जितने उत्पाद बनते हैं और अश्वगंधा के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट इस समय मार्केट में आए हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर हैं। और अश्वगंधा की जो फसल है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा किसानों के लिए लाभदायक है। इसका मूल्य हर समय मिलता है और इसका तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।